आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने इजराइल को ललकारा, इजराइल के पास नहीं है सीधे अटैक की कुव्वत। यमन के हूती ने भी दी इजराइल पर बड़े हमले की वार्निंग। वक्त तरमीमी बिल की मुस्लिम तंजीमों ने की तनकीद, मौलाना मदनी ने बिल को बताया खतरा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास गया वक्फ बिल, ओपोजिशन ने इसे कानून मुखालिफ बताया। शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे पर जारी रहेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तक बढ़ाई सुनवाई की तारीख। एक दिन में करीब 200 रोहिंग्याओं का हुआ कत्ल, कारकुनान ने अराकान आर्मी पर लगाया इल्जाम। आईएसआईएस का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द रिजवान गिरफ्तार, एनआईए ने रखा था रिजवान पर 3 लाख का इनाम। जेएनयू की दीवारों पर फिर लिखे गए नारे, हिंदू को बचाने और रोहिंग्या के खिलाफ थे नारे। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आप लीडर मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत। मनीष की जमानत पर शुरू हुई सियासी हलचल, बीजेपी ने आप जश्न को बताया करप्शन का जश्न। ईरान के खतरनाक हमलों की दस्तक को भांपते हुए नेतन्याहू इतना ज्यादा डर गया है कि उसने अब अंडरग्राउंड बंकर में कैबिनेट बैठकें करना शुरू कर दी है। इजराइल के इस रिएक्शन पर ईरान ने उसको ललकारते हुए अब ये कहा है कि इजराइल के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो ईरान पर सीधा अटैक करके बड़ी जंग शुरू कर सके, जिसके बाद इजराइल बुरी तरह बौखला गया है। वहीं यमन के हूती ने भी साफ कर दिया है कि रेजिस्टेंस जल्द इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। ईरान ने जब से हमास के साबिक चीफ इस्माइल हानी के कत्ल का बदला लेने की कसम खाई है, तब से पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं। ईरान से हर रोज खबरें मौसूल हो रही हैं कि ईरान मुल्क भर में तेजी से हथियारों की मूवमेंट कर रहा है। इसके अलावा रूस के भारी भरकम हाईटेक हथियार भी बड़ी तादाद में ईरान पहुंच चुके हैं और हाल ही में रूस ने ईरान को अपना सबसे खतरनाक S-400 डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है। ईरान की इतनी ज्यादा तैयारियां देखते हुए इजराइल की अब हालत खराब है, जिसके चलते अब नेतन्याहू अंडरग्राउंड बंकर में कैबिनेट की मीटिंग कर रहा है। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग मुल्कों में अपनी फौज को तैनात कर रहा है। इजराइल के इसी डर और खौफ को देखते हुए अब ईरान ने इजराइल को ललकारा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के एक्टिंग वजीर खारजा अली बाघेरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये का कत्ल इजराइल को बहुत महंगा साबित होगा। इजराइल खित्ते में तनाज़े को बढ़ाना चाहता है, जबकि वो खुद इस लायक नहीं कि वो ईरान से लड़ सके। अली बाघेरी ने आगे कहा कि ज़ियोनी हुकूमत ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के जरा भी काबिल नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास ना ही इतनी कुव्वत है और ना ही इतनी ताकत है। ईरान का इजराइल को मुसलसल चेताना और ईरान में हथियारों की मूवमेंट और मिलिट्री ड्रिल करना ये साबित करता है कि ईरान इजराइल के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। दुनिया अभी भी इस सोच में है कि ईरान हमले में देरी क्यों कर रहा है। इसका जवाब यमन के हूती ने दिया है। यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक यमन के अंसार अल्लाह तहरीक के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल को एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा है कि इस्माइल हानिये और फुआद शुक्र के कत्ल का अंजाम इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। साथ ही होदीदा पोर्ट पर फ्यूल टैंक पर हमले का भी बदला लिया जाएगा। अब्दुल मलिक अल हूती ने आगे बताया कि इजराइल पर हमले में देरी की वजह टैक्टिकल है, ताकि हमले का असर जबरदस्त हो सके। इसका मतलब ये है कि एक मुश्तरका हमले के लिए कायदे से तैयारियां की जा रही हैं। किसी की भी धमकी से हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान और उसके प्रॉक्सीज के हौसले बुलंद हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात के दिन लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया, लेकिन ओपोजिशन की मुखालिफत के बीच इसे अब जेपीसी यानी कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि हुकूमत का कहना है कि यह बिल किसी के हुकूक छीनने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को फराहम करने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी उनके हुकूक नहीं मिले हैं। इसमें किसी किस्म की मजहबी आज़ादी में मदाखलत नहीं की जा रही है। आइन की किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। दूसरी तरफ टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट सदीप बंदोपाध्याय ने बिल पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 आर्टिकल 14 के खिलाफ वर्जी करता है और ये गैर आइनी है। उन्होंने इसे वकाफियत की रूह के खिलाफ करार दिया। साथ ही डीएमके एमपी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी बिल की मुखालफत की है। बिल को पेश करते हुए रजीजू ने कहा है कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है और अपोजिशन अराकीन के एहतजाज के बाद उसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया गया है। दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि वो एक कमेटी बनाएंगे और इसमें हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों के अरकान को शामिल किया जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ बोर्ड में तरमीमी के बिल पर बोलते हुए कहा है कि इनसे वक्फ की जायदाद को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बताते चलें कि मौलाना मदनी ने कहा है कि पार्लियामेंट में पेश की गई तरामीम वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदा हैं। वो सरकारी इदारों को गैर ज़रूरी मदाखलत का मौका देंगे, जिससे वक्फ की असल नौयत को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 को हटाने की तजवीज़
और वक्फ इमलाक के उन्वान और तनाज़ात से मुताल्लिक़ मसाइल को वक्फ ट्रिब्यूनल्स के बजाय ज़िलाई कलेक्टरों के जरिए महसूलात के कवानीन के मुताबिक निपटाने के मंसूबे पर तनकीद की है। मदनी ने इस बात पर भी हैरत का इजहार किया कि जब ज़मीन पर हुकूमत का पहले से कंट्रोल था, उसकी मिल्कियत के बारे में फैसले कलेक्टर ने किए। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत इन इंतहा पसंद अनासिर से मुतासिर है जो वक्फ एक्ट को कमज़ोर करना चाहते हैं। मौलाना मदनी ने सियासी जमातों और शहरियों से भी मुतालबा किया है कि वो उन तरामीम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और मजहबी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का मुजाहिरा करें। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर सियासी हलचल जारी है। एक तरफ मरकजी हुकूमत इसके फायदे बता रही है तो दूसरी तरफ ओपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है। इसी बीच अब इस पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बात करते हुए कहा है कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों को डरा धमका कर वोट लिया जा रहा है, वही काम आज भी जारी है। हमारे नुमाइंदे से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ क्यों बना? वक्फ बना कि एक अमीर आदमी दान दे और उस दान के पैसे से गरीबों की मदद की जाए। जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो बेसहारा हैं, जो बेवाएँ हैं, उनकी मदद की जाए। लेकिन क्या किसी की गई? कहीं आपको नज़र आया कि किसी यतीम के लिए यतीम खाने खोले हों? कहीं आपने अनाथालय खोले हों? कहीं आपने बेवाओं के लिए कुछ घर बना के दिए हों कि ये शेल्टर होम्स हैं, बेवा यहाँ रहेंगी, जिनको तलाक हुए हैं उनके लिए हमने कोई व्यवस्था की? कहीं कोई नज़र आया क्या? कहीं आपको नज़र आया बुज़ुर्गों के लिए शेल्टर होम खोले हों जिसका कोई नहीं है, वक्त की इतनी संपत्ति है, चलो ये खोलते हैं? कहीं आपको नज़र आया हो कि ये बेरोज़गार मुसलमान घूम रहे हैं, इनके लिए कुछ मदद की जाए? कहीं कुछ नहीं। सिर्फ चंद परिवारों ने, चंद मुतवल्लियों ने, चंद वक्फ के ठेकेदारों ने औकाफ को लूटा है कि जब चाहो किसी का नाम वक्फ रिकॉर्ड से हटा दो और फिर इधर उधर गुमराह करने के लिए दूसरों की ज़मीनों पे कह दो ये वक्फ की है। भाई जो वक्फ की थी वो कहाँ गई, उसका तो हिसाब दे दो। तो ये जो खेल चल रहा है, इस खेल के ऊपर लगाम लगेगी, ऐसा हमारा मानना है। सारे संशोधनों के साथ जब वक्फ एक्ट आएगा, अगर ईमानदारी है, विपक्ष के नेताओं ने, अब सरकार ने अपनी ईमानदारी दिखा दी, तभी तो जेपीसी को भेज दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब बैठ जाए और तय कर ले कि मुसलमानों के हक में बेहतर है कि नहीं है। अब जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, अभी अपने हिस्से में अगर कहीं संशोधन है तो उस बात को ईमानदारी से रखें और चीज़ों को बेहतर करें, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उनकी नीयत ख़राब है। वो चाहते नहीं है कि देश के मुसलमान का भला हो। चंद लोग, चंद ठेकेदार वक्फ की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके बैठे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आवाम भी इस बात को समझती है, इसलिए आप देखेंगे आवाम ने वक्फ करना बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने वाले अपने पिछले हुक्म को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई रद्द करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है। बता दें कि ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की तारीख नवंबर तक बढ़ा दी है। इस माह के शुरू में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा मुतल्लिका हुक्म भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 1 अगस्त के हाई कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाज़े से मुताल्लिक 18 मुकदमात की समाअत हो सकती है। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने हाई कोर्ट के चैलेंज को मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट से अब केस की समाअत शुरू करने के लिए 12 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच ने सर्वे पर रोक उठाने पर जोर दिया। हाई कोर्ट के 1 अगस्त के हुक्म का हवाला देते हुए जैन ने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुस्लिम फरीक की अर्जी बेअसर हो गई है। ताहम बेंच ने जवाब दिया कि मामले की समाअत नवंबर में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 मई के हुक्म को चैलेंज करने के मामले में उलझी हुई है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने ISIS के मोस्ट वांटेड दहशतगर्द रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में काफी वक्त से शामिल था। आपको बता दें कि रिजवान के सिर पर 3 लाख रुपए का नगद इनाम था। पूरे ISIS मॉड्यूल से रिजवान जुड़ा था। ISIS से जुड़े दहशतगर्द एक्टिविटीज में शामिल होने की वजह से रिजवान के सिर पर करीब 3 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पूरे ISIS मॉड्यूल में अहम किरदार निभाने के लिए अफसरों ने रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा दूसरे दहशतगर्द एक्टिविटीज में उसकी इन्वॉल्वमेंट की जांच चल रही है। एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक रिजवान को दिल्ली फरीदाबाद सीमा से हथियार और गोला बारूद के साथ पकड़ा गया है। UPA के तहत FIR दर्ज कर ली गई है और रिजवान के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए छापेमारी जारी है। रिजवान और 2 दूसरे आतंकी मोस्ट वांटेड सूची में थे। आपको बता दें उनमें से एक शाहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था, जबकि अब्दुल्ला उर्फ डायपरवाला अभी भी फरार है। अराकान आर्मी ने म्यांमार के राखीन रियासत के मोंगडो टाउनशिप में समुद्र तट पर हजारों पनाह गाजीनों पर
ड्रोन बमों से हमला किया है, जिसमें तकरीबन 200 रोहिंग्याओं की मौत हो गई है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि रोहिंग्या वकालत करने वाले ग्रुपों ने कहा है कि 5 अगस्त को म्यांमार की रियासत राखेन के मोंगडाओ टाउनशिप में साहिल समंदर पर अरकान आर्मी ने जमा होकर हजारों पनाह गजीनों पर ड्रोन और बमों से हमला किया, जिसमें तकरीबन 200 मुहाजिरीन हलाक हुए। रोहिंग्या की हलाकतों की तादाद उस वक्त सामने आई जब रोहिंग्या कारकुनों ने कहा है कि ये 2017 के बाद से मुस्लिम कम्युनिटी की नस्ल कुशी का बदतरीन दिन था। फ्री रोहिंग्या कोलिशन के शरीक बानी ने कहा कि अरकान आर्मी ने जून से लेकर अब तक मोंगडाओ में कम अज़ कम 400 रोहिंग्या अफराद को हलाक किया है। लावेन ने मजीद कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में होने वाले हंगामे आरआई को रोहिंग्या पर हमलों को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से बहरान के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करना मुश्किल है। जर्मनी में मुकीम एक्टिविस्ट ने दरिया के किनारे बिखरे हुए सामान के साथ हलाक होने वाले शहरियों की वीडियोस भी शेयर की हैं। साथ ही सरहद के करीब दरियाए नाफ पर भी हमला किया गया। इस हमले में कम अज़ कम 2 कश्तियां उलट गईं, जिससे मुतादिद अफराद भी हलाक हो गए हैं। तो वहीं जेएनयू एक बार फिर तनाज़े में घिर सकता है। यूनिवर्सिटी की दीवारों पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, भारत छोड़ो, सेव हिंदूज जैसे नारे लिखे मिले। हालांकि अब तक इंतजामिया ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। जुमेरात को यूनिवर्सिटी की दीवारों पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, हिंदुस्तान छोड़ो, हिंदुओं को बचाओ और आगाज भाग, जेएनयू से रोहिंग्या भाग जैसे नारे लिखे हुए पाए गए। इन नारों को इस वक्त बांग्लादेश में मुस्लिम बुनियाद परस्तों के हिंदुओं पर हमले से जोड़ा जा रहा है। अभी तक इस मामले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही तलबा तंजीमों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है। हाल ही में तकरीबन 10 दिन पहले जेएनयू की दीवारों पर जात पात पर मबनी नारे लिखे गए थे। ये नारे यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल की दीवारों पर लिखे गए थे। एनएसयूआई ने ये नारे लिखने पर मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया था। हालांकि इस मामले में जेएनयू इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इससे पहले दिसंबर के महीने में भी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की पहली मंजिल की दीवारों पर दोबारा बाबरी मस्जिद लिखा पाया गया था। दीवारों पर जहां ये नारा सुर्ख रंग में लिखा हुआ था, एनएसयूआई का नाम भी सियाह मार्कर से लिखा गया था। इसके पेश नज़र एनएसयूआई पर इस तरह का नारा लिखने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इससे पहले भी जेएनयू में कई बार इस तरह के मुतनाज़ नारे लिखने के मामले सामने आते रहे हैं। 17 महीनों से जेल में बंद आप लीडर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी मामले में उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को भी फटकार लगाई है। एक्साइज पॉलिसी के मामले में गुज़िश्ता 17 माह से जेल में बंद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला को सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज केस में जमानत दे दी है। सिर्फ 3 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जमानत के मामले में महफूज खेल खेल रहे थे। आबकारी नीति के मामले में पिछले 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आबकारी मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला महफूज रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक कानून है और जेल एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 शराइत पर जमानत दी है। उन्हें 10 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड पेश करना होगा। उसके अलावा उन्हें 2 जमानतें पेश करनी होंगी, जबकि तीसरी शर्त यह है कि वो अपना पासपोर्ट सुपर्द करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के वज़ीर आला के दफ्तर में दाखिल होने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। आज़ादी का मामला हर दिन मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से पहले जमानत को लेकर अब तक की गई सारी कार्रवाई के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को निचली अदालत फिर हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। अगर राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट आने के लिए भी कहा गया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने दोनों अदालतों में अपनी अर्जी दाखिल की थी। तो एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर पार्टी में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जमानत की खबर से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कोर्ट के फैसले का खैर मकदम तो किया ही है और साथ ही आम आदमी पार्टी को भी घेरा है। इसके साथ ही और कई बीजेपी लीडरों ने भी आपके इस जश्न को करप्शन का जश्न करार देते हुए और क्या कुछ कहा है, सुनिए। मनीष सिसोदिया को बेल मिली है और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है। आम आदमी पार्टी जितना मर्जी सेलिब्रेट कर ले इसको, लेकिन हमारा मानना ये है ये सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन है। आप कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन का मतलब ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं इस पे आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं। चाहे वाटर टैंकर का मामला हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जो दिल्ली की जनता के सामने हैं।
और जिस प्रकार से दस्तावेज सामने आ रहे हैं और जो कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने दस्तावेज पेश किए हैं, सबूत पेश किए हैं, उसमें साफ है कि जो किंग पिन हैं वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। यही माननीय न्यायालय ने कोर्ट में टिप्पणी की थी कि 300 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं पाया जाता है मनीष सिसोदिया के बारे में। उसके बारे में अब क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये तो वो जाने। इसको ऐसे कोई सेलिब्रेट करने की उन्होंने करप्शन ही नहीं किया है, वो तो ईमानदार हैं, ये सच्चाई की जीत हो गई है। अरे भाई, सच्चाई की जीत होती तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट उनको तभी बेल दे देते अगर वो क्रिमिनल नहीं होते, एविडेंस पर्याप्त सबूत नहीं होते और उन्होंने घोटाला, शराब घोटाला नहीं किया होता। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के लोग खींची बिल्ली खम्मा नौचे जैसी स्थिति कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई भी करप्ट भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं इस देश में, अगर वो करप्शन करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। उसी नीति के तहत संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। हिंदुस्तानी जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। 26 साल के नीरज ने अपना सीजन बेस्ट स्कोर दिया है और 89.45 दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। बता दें कि पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। अर्शद ने 6 में से 2 थ्रो 90 से ज्यादा के फेंके। हालांकि नीरज 6 में से सिर्फ 2 थ्रो फेंकने में कामयाब रहे, बाकी 4 उनके फाउल रहे। फिर भी अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और मुल्क का नाम रोशन किया। इसी के साथ ही वो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले हिंदुस्तान के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। नीरज को जीत पर मुल्क भर से बधाइयां भी मिल रही हैं। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत कई लीडरान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। वहीं हिंदुस्तान ने पेरिस ओलंपिक में हॉकी का ब्रोंज मेडल भी जीत लिया है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया। पेरिस ओलंपिक के एक ही दिन में 2 मेडल जीतने के बाद आज हिंदुस्तान की नजर ब्रोंज मेडल पर रही। अमन सहरावत 57 किलो कैटेगरी के ब्रोंज मेडल मैच में प्यूर्टो के खिलाड़ी के खिलाफ उतरे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।